Assalamualaikum everyone, welcome back to Environmental Science Pioneer Pair. I am your instructor मोहम्मद हमजा अब्बास. पिछली वीडियो की हद तक हम लोग जो हैं क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि उसके इंडिकेटर्स क्या हैं. उसके अलावा अगर उससे पहले बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज के फिनोमेनन को डिस्कस कर चुके हैं और उसके पीछे जो साइंस अप्लाई होती है ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको हम डिस्कस कर चुके हैं. आज की वीडियो के अंदर वील बी डिस्कसिंग द ड्राइवर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज और यू कैन आल्सो से द कॉजेज बिहाइंड क्लाइमेट चेंज. और इसके अंदर वील बी डिस्कसिंग टू मेजर कॉजेज. फर्स्टली टू बिगिन विद विल बी डिस्कसिंग द नेचुरल कॉजेज एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्वायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट के लेंस के मुताबिक भी अगर देखा जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात बनती है दैट इज़ द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज. उनको भी हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल में करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू, सबसे पहले अगर हम नेचुरल ड्राइवर्स की बात करें तो सबसे पहला जो एक ड्राइवर है या एक कॉज है फॉर क्लाइमेट चेंज दैट इज़ दी सोलर एक्टिविटी. जो कि हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए तो सोलर एक्टिविटी जो है वो उसकी इंक्रीज या डिक्रीज से दुनिया के क्लाइमेट के ऊपर फ़र्क पड़ता है. अब यहाँ पे एक मैं मिथ जो है वो ब्रेक करना चाहूँगा. व्हाट इज़ द मिथ? कि क्लाइमेट चेंज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन दिस सेंस कि क्लाइमेट चेंज के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव इंक्रीज आपको नजर आएगा. इट्स नॉट ऑलवेज द केस. जैसा मैंने आपको बताया, अगर नेचुरली देखा जाए, एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज एट टाइम्स आपका रिवर्स भी होता है इन दिस सेंस कि आपका दुनिया का जो क्लाइमेट है वो ऑन एवरेज रिड्यूस होता आपको नज़र आता है. जो कि आपको यहाँ पे जैसे देखिए 17वीं सदी की मैंने यहाँ पे मिसाल लिखी है. 17th सेंचुरी में लिटिल आइस एज कहलाती थी ये टाइम पीरियड. ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरेज टेम्परेचर जो था डिक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एक तो ये बात तो होगी. लेकिन जनरली भी अगर बात की जाए तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर रेडिएशन वर्सेस ग्रीन हाउस गैस इज स्टिल बीइंग डेलिब्रेटेड. क्या मतलब कि इसकी एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉपर इम्पैक्ट क्या होगा, दैट इज स्टिल बीइंग डेलिब्रेटेड. हाउएवर जो 17th सेंचुरी वाली मिसाल है वो इसलिए यहाँ पे ठहरती है बिकॉज दिस इज़ वॉट सो फार साइंटिस्ट हैव थियोराइज्ड. उन्होंने जो थ्योरी हमारे सामने पेश की हुई है वो यही है कि 17th सेंचुरी में जो हमारी लिटिल आइस एज आई उसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि सूरज में जो आपके नेचुरली फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं वो कम हुए, जिसकी वजह से सोलर इंटेंसिटी वो कम हुई और ऑटोमेटिकली जो शुआएँ दुनिया तक पहुंच रही थी उनमें कमी नज़र आई और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आपको रिवर्स होता हुआ नजर आया. लेकिन जहाँ पे ये बात दुरुस्त है वहीं पे ये बात भी दुरुस्त है कि हाँ, नेचुरल एक क्लाइमेट साइकिल है जो कि मैंने आपको शुरू में बताया है 40,000 ईयर्स का. उसके अंदर सोलर रेडिएशंस एक पार्ट प्ले करती हैं. उसका एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है दैट इज स्टिल बीइंग डिलिब्रेटेड अपॉन, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देख लिया. हाउएवर द फैक्ट इज़ कि एक रोल प्ले ज़रूर है. किस हद तक है वही बात, इट इज स्टिल बीइंग डिलिब्रेटेड अपॉन. सो दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज द फर्स्ट नेचुरल ड्राइवर. फिर बात की जाए तो आपको जैसे पता है कि क्लाइमेट चेंज जो है, और रादर क्लाइमेट चेंज से पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज द ग्रीन हाउस गैसेस. सो अगर किसी नेचुरल प्रोसेस के तहत ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है एयर के अंदर, सो इट ऑल्सो बिकम्स अ कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, सो नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स आर नॉट ऑलवेज अननेचुरल, आर नॉट ऑलवेज मैन मेड. ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर भी अगर फॉर इंस्टेंस देर हैज़ बिन रीजनेबल टाइम जिसके अंदर बारिश नहीं हुई होती, गर्मी पड़ रही होती है, ठीक है, तो वो आपके उस पर्टिकुलर पैच को ड्राई कर देता है और जितनी ज़्यादा लकड़ी आपकी ड्राई होती है उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ कैचिंग फायर. ठीक है, सो इस मंतक के तहत और इस आप कह सकते हैं कंक्लूजन के तहत आप कह लें फॉरेस्ट फायर जो है एक बड़ा नेचुरल फिनोमिनन भी है. तो जाहिर है जब भी आग लगती है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ गैसेस हैं जो कि रिलीज़ होती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड स्पेसिफिकली जो कि एक आपको पता ही है कितनी बड़ी एक ग्रीन हाउस गैस है. सो उसकी वजह से जो रिलीज़ हो रही होती हैं गैसेस, इट ऑल्सो काउंट्स फॉर क्लाइमेट चेंज. सो दिस इज़ दी नेचुरल कॉज नंबर 2. फिर नेचुरल कॉज नंबर 3 की अगर बात की जाए, मैंने आपको जैसे बताया पिछले लेक्चर्स में, पिछली वीडियोज़ के अंदर
कि पानी जो है वो एक सिंक है, कार्बन सिंक है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है साइंटिफिकली इट इज़ एन एसिडिक गैस, और एसिडिक गैस वो तभी बनती है जब वो पानी के अंदर जाके डिजॉल्व होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शुगर जो है वो डिजॉल्व होती है पानी के अंदर फॉर द नॉन साइंटिफिक पीपल। नमक डिजॉल्व करता है, चीनी डिजॉल्व करती है पानी के अंदर, और चीज़ें जो डिजॉल्व कर जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ गैस जो कि डिजॉल्व होती है। ठीक है, अब बर्फ जब बन जाती है पानी, ठीक है, तो उसके अंदर भी बेतहाशा कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि स्टोर्ड होती है। ठीक है, पानी की एक नेचुरल पीएच वैल्यू होती है जो कि उसकी एसिडिटी या अल्कलिनिटी को डिसाइड करती है। ठीक, इन जार्गन्स के ऊपर जो नॉन साइंटिफिक लोग हैं उनको जाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको समझ आ जाए वेल एंड गुड, नहीं समझ आती तो नॉट अ बिग डील। सो पानी के अंदर आप बस ये समझ लीजिए, पानी एक स्टोरेज एरिया है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर होती है नेचुरली भी। सो आपके जितने भी ग्लेशियर्स और परमाफ्रॉस्ट और ग्लेशियर्स जो आर्कटिक रीजन के अंदर हैं और जो वैसे ओवरऑल दुनिया में हैं, वो जब मेल्ट करते हैं तो मेल्टिंग के साथ, जब जाहिर है जब वो मेल्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो साथ साथ मेल्टिंग के साथ साथ वो फिर गैसेस को रिलीज भी कर रहे होते हैं। ठीक, सो जब वो गैसेस को रिलीज कर रहे होते हैं तो वो भी हम एक नेचुरल कॉज समझते हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जाहिर है जो गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस उनके अंदर स्टोर होती हैं, खसूसन कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जब मेल्ट करते हैं तो वो रिलीज करते हैं इन दी एयर, एंड ऑफ कोर्स जब वो रिलीज होती हैं इन दी एयर तो जनरली आपकी वो जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एयर उसमें इजाफा करते हैं, और ऑटोमेटिकली वो भी फिर क्लाइमेट चेंज का बायस बनते आपको नजर आते हैं। सो ये तीन मेजर आप कह लें नेचुरल ड्राइवर्स हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज। देन अगेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके एंथ्रोपोजेनिक कॉज हैं, बट आपकी बेस बिल्डिंग के लिए ये तीन ड्राइवर्स का आपको पता होना मेरे मुताबिक बहुत ज़रूरी है। सो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई, वेरी सिंपल, कोई सी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ठीक है जी।